योर पेन कॉपी और अपने दिमाग को भी लेके बैठे ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। चलिए थोड़ा सा हम 2 मिनट रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में अभी तक हमारे कितने लेक्चर हो चुके हैं? 3 लेक्चर, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दूसरे लेक्चर में भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकुलरली कैलकुलेट किया कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के। कोई बता सकता है कि कौन कौन से चार्ज सिस्टम है जिनका हमने कैलकुलेट किया, क्या उनके फॉर्मूलेज आए और क्या स्पेशल कंसेप्ट हैं? जैसे मैं लाइन चार्ज का निकाला, ठीक है, और किसका निकाला है? फटाफट पार्टिसिपेट करें। लाइन चार्ज का था और इनफाइनाइट चार्ज शीट, इनफाइनाइटली लार्ज शीट। और स्फीयर के बारे में, स्फीयर में 3 कैटेगरी बनाई थी सर। सॉलिड स्फीयर, हॉल, हाँ, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, यस, और हॉलो, ठीक है। फॉर्मूले याद है सारे? चलो भाई कोई एक आध करके फॉर्मूला बता दे हमको। लाइन के लिए क्या आता है एक आदमी बता दे, एक स्टूडेंट बता दे शीट का, एक स्टूडेंट बता दे हमको। फॉर्मूला बताने का मतलब है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला रटा नहीं होना चाहिए, आप फॉर्मूले के पीछे जो कंसेप्ट है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम भाई बताइए ताकि हम, और फिर गॉस लॉ पे, अच्छा उसके बाद हमने गॉस लॉ डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था भाई? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर किसी पॉइंट, अभी मैं फॉर्मूला आपसे पूछूंगा, किसी पॉइंट पे या किसी सरफेस पे, किसी एरिया पे फ्लक्स 0 है, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है किसी एरिया पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होना जरूरी है? नो सर। नो, मतलब आप ये कह सकते हैं कि फ्लक्स 0 हो सकता है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 हुए। बता सकते हैं कोई एग्जाम्पल, कोई सिचुएशन ऐसा पार्टिकुलर कि जहां पे फ्लक्स 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो? हाँ जी। सर अगर एक चार्ज एनक्लोज्ड है क्लोज सरफेस एरिया के अंदर और एक बाहर है तो? नहीं, तो अगर चार्ज अंदर हो गया तो फिर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, बिकॉज गॉस लॉ में क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। द फ्लक्स विल बी ड्यू टू द, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर दोनों से था, बट फ्लक्स जो था वो इनसाइड बेस था। आप कह रहे हैं अंदर भी है तो अंदर है, तो फिर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। हाँ जी, कोई बताया जब फ्लक्स, इसका मतलब आप ये कहना है कि अगर फ्लक्स 0 है तो जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, जैसे आप क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज रख दे तो टोटल इन फ्लक्स विल बी इक्वल टू टोटल आउट फ्लक्स, देखा था, फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए, तो ई ए कॉस थीटा भी होता है क्या फ्लक्स का फॉर्मूला? ई डॉट ए कॉस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए ना, ये शीट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये शीट है, दिख रहा है सबको? ये मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल से ज्यादा आसानी समझ में आ गया। मोबाइल है, ये एरिया मान लिया, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक्स वाई है तो उसका एरिया वेक्टर जेड क्या होगा ना। और अगर इलेक्ट्रिक, ये रहा एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और हमने ये लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये उसका एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फ्लक्स निकालेंगे ई ए कॉस 90, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स आप कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के पैरेलल चला गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। ठीक, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। फॉर्मूला क्या था भाई लाइन चार्ज की वजह से? देख के बताना जल्दी, या याद है तो जल्दी बताओ या फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट फॉर्मूला वी गॉट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज? कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी होता है, वरना आप एग्जाम में स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे। जल्दी बताओ सर 2k लैम्डा अपॉन आर। ओके, वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड, उसका बताए शीट का, इनफाइनाइटली चार्ज शीट का, शीट का बताए कोई? इनफाइनाइटली चार्ज शीट का सर सिग्मा अपॉन 2, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्या क्या इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है? ठीक है, ओके। स्फीयर का बताइए मुझे, सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जल्दी। सर 0। वेरी गुड, ठीक है। सॉलिड कंडक्टिंग के बजाय सॉलिड कंडक्टिंग के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, kq अपॉन r स्क्वायर। लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर का फॉर्मूला, सर r बाय r का क्यूब। हाँ वेरी गुड, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, जिसको अच्छा रो के टर्म में बताया, डेंसिटी के टर्म में क्या ये फॉर्मूला? डेंसिटी के टर्म में भी लिखवाया था, और लोग r अपॉन 3 एप्सिलॉन। वेरी गुड, एग्जैक्टली। ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम टुडे, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस।
तो बहुत सीट बेल्ट बांध लें और बहुत अलर्ट के साथ बैठें। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पहले हम एक दो प्रॉब्लम करेंगे गॉस लॉ पे, फिर वी विल बी मूविंग टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ट्राई टू वाइंड अप द टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा यूनिट चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द यूनिट व्हिच इज गोइंग ऑन एंड द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, जो आज हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोला जाता है। लेट मी राइट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आपको ये टॉपिक मिल जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम से। ओके ठीक है। तो गॉस लॉ में हमने देखा था टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखा था क्या हमने। और किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर जा रही हैं, तो इसका जो फ्लक्स होगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज करा रहा हूं। और फ्लक्स क्या होता है, E इंटू एरिया। अच्छा, मैं ये पूछूं कि इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या है, बाहर की तरफ, मैं रिवाइज करा रहा हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, किधर होगा भाई, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज E a cos थीटा q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना थीटा आ रहा है भाई यहाँ पे, व्हाट इज द थीटा यार, 0। 0। अच्छा, मैं किसी भी इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे देखूंगा तो क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर, एवरीवेयर ऑन एवरीवेयर, एवरी पॉइंट ऑन सरफेस। तो ये हमने कुछ लास्ट क्लास में किया था। तो थीटा 0 हो गया। तो अच्छा, और पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी पूरे सरफेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। पूरे सरफेस का रेडियस तो सेम है ना भाई। तो कैन आई से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, विल बी सेम ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। यस सर। और टोटल एरिया क्या होगा इसका स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आप जी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है क्यू इन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आर स्क्वायर, जो कि आप पहले भी निकाल चुके गॉस लॉ से। ठीक है, बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है कि डिराइव द कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो ये उस पॉइंट आप उसे देख सकते हैं आप कि कूलम्स लॉ की मदद से, सॉरी गॉस लॉ की मदद से हमने वो निकाला। ये वाला रिजल्ट है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम अक्सर यूज करते हैं, ये वाला E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चले आगे। यस सर। अब चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट था, इसको ध्यान से नोट करिएगा अपने दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा टॉपिक। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। गॉस लॉ का टॉपिक किसी भी बुक पे, किसी भी टीचर का, किसी भी कोचिंग का, इस तरह के क्वेश्चन के बिना वो गॉस थ्योरम का खत्म ही नहीं होता। इट इज वेरी, मतलब एसेंशियल पार्ट कह सकते हैं गॉस लॉ का। कह रहा है सेंटर ऑफ क्यूब पे, क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच एक चार्ज क्यू रख दें, तो कह रहा है क्यूब का फ्लक्स कितना होगा और एक सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पूरे क्यूब का फ्लक्स बताइए ड्यू टू द चार्ज। आपने इस चार्ज को बिल्कुल सेंटर और एक सरफेस का फ्लक्स बताइए। ठीक है, क्यूब एक सिमेट्रिक बॉडी है। चार्ज अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो क्या सारे सरफेस उस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, क्यूब है। यस सर। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो हर सरफेस का बराबर होगा, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो प्रोड्यूस हो रही है हर सरफेस पे बराबर अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी। यस सर। तो वी कैन कंक्लूड दैट, अच्छा अगर इसी चार्ज को मैं सेंटर से हटा दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अब हर फेस का फ्लक्स बराबर होगा। नो, बिकॉज जी बिल्कुल सही, किसी सरफेस के पास होगा तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और सरफेस को क्रॉस कर रही है, तो जिसके पास होगा उसका फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, जिससे दूर होगा उसका फ्लक्स कम होगा।
अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं गॉस लॉ से, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट? यस सर। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब ये हो गया। अब हमसे कह रहा है कि फ्लक्स विद द ईच फेस ऑफ द क्यूब, हर सरफेस से, तो हर फेस का फ्लक्स बराबर होगा, ठीक है, हर फेस का फ्लक्स बराबर होगा बिकॉज इट इज एट द सेंटर। बात गौर से समझिएगा, सेंटर पे है तो हर फेस का फ्लक्स बराबर होगा, अगर सेंटर पे नहीं होता तो फ्लक्स बराबर नहीं। तो क्या मैं अगर एक फेस का फ्लक्स फाई मान लूं, तो क्या मैं टोटल फ्लक्स को 6 फाई लिख सकता हूं? यस सर। आपको 6 फेस है, क्यू बाई और टोटल 6, तो क्या एक फेस का फ्लक्स क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया। इट मींस दूसरा ऑप्शन कितना आ जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस। हाँ, लेकिन इफ अगर इसी को नॉट एट सेंटर, अगर सेंटर के बजाय कहीं और रख दें, तो पहले पार्ट का आंसर तो सेम रहेगा क्योंकि टोटल फ्लक्स तो वही होगा। दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा? टोटल फ्लक्स तो होता है व्हाट इज द चार्ज इनसाइड, कितना चार्ज अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज के लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। बी वाला पार्ट भी सेम रहेगा या बदल जाएगा? व्हाट अबाउट द बी पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस? बदल जाएगा। इट मींस नॉट, अब ये क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा बिकॉज हर फेस का फ्लक्स डिफरेंट होगा और आपको नहीं पता कि किस फेस का फ्लक्स क्या होने वाला है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो यू कैन नॉट फाइंड दिस सिंपली। ठीक है, समझिए क्या? चलिए देखते हैं आगे, एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक वर्ड इसमें दे रहा है, हॉलो सिलेंडर हैज चार्ज लोकेटेड सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा है कि हर जगह पे फ्लक्स बराबर पहुंचेगा, लाइक ए सेंटर। तो इसमें 3 सरफेस है, एक तो ये कर्व सरफेस वाला हो गया, एक ये वाला सरफेस है जिसको मैं सरफेस 2 मान लूं, और इसको मान लूं मैं सरफेस 3। 3 सरफेसेस हैं, क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, इसमें 3 सरफेस, एक कर्व सरफेस, आप समझ रहे क्या इसमें? यस सर। इन अ क्यूब बेसिकली वी हैव 3 सरफेस ना, एक तो ये वाला सरफेस हो गया कर्व, एक इधर का सरफेस और एक इधर का सरफेस, तो 3। तो कह रहा है कि चार्ज को आपने इस तरह रखा है कि थ्रू आउट हर सरफेस से फ्लक्स की अमाउंट सेम है, मतलब जितना इस फेस से उतना इस फेस से, इट इज प्लेस सिमेट्रिकली। तो यस आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर, साहिल और प्रशांत बी आंसर, ओके लेट मी चेक, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स ने दिया भाई, इतने सारे, देयर आर मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स, तो कम से कम 25 आंसर तो आने चाहिए मेरे पास। ठीक है, एक और आया, महक ने भी सही दिया, सक्षम, ठीक, बिल्कुल सही, सभी भी दे। तो कह रहा है कि अगर टोटल फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से, if phi is the electric flux associated with the curved surface of B, the flux linked with the plane surface A in units। ठीक है, A के साथ क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं कि टोटल फ्लक्स को मैं निकाल सकता हूं जैसे पिछले प्रॉब्लम में निकाला था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और टोटल फ्लक्स में क्या, फ्लक्स ऑफ सरफेस 1 फ्लक्स ऑफ सरफेस 2 फ्लक्स ऑफ सरफेस 3 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस 2 और सरफेस 3 का फ्लक्स बराबर होगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिक, तो 2 और 3 को मैं लिख दूंगा 2 5, और 5 1 कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स दे रखा 5, इसको मैं मान लेता हूं 5 2 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे तो 2 5 2 क्या है, सरफेस 2 का जो फ्लक्स वो पूछ रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो दैट विल बिकम 1 बाय 2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बी वाला, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब था, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमेट्रिक था, 1 का बगल वाले का फ्लक्स बराबर है, टोटल फ्लक्स Q एप्सिलॉन नॉट निकाला गॉस लॉ से, कैलकुलेट किया, 5 2 5 3 बराबर है, दे आर इक्वल, सो मैंने उनको ऐड करके 2 लिख दिया, फ्रॉम देयर आई गॉट द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत इजी प्रॉब्लम।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। इसी तरह का एक प्रॉब्लम ये देखिए, ये प्रॉब्लम मैं तो मतलब जब से पढ़ा रहा हूँ, इस बार 2021 में जेईई मेंस में पूछा है, कई बार नीट में पूछा है, मतलब इट्स रेगुलर प्रॉब्लम, पूछता रहता है। पॉइंट कह रहा, पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ a by 2 perpendicular to the plane and above the center of a square of side a। एक स्क्वायर प्लेट लिया, उसके बिल्कुल सेंटर से ऊपर a by 2, यानी अगर स्क्वायर का साइड a है तो a by 2 पे रख दिया। कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, तो वो चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू बताओ। ये ए है, ये ए है, आपने जो चार्ज रखा है दैट इज सेंटर से बिल्कुल यहां पे रखा है, और ये डिस्टेंस है a by 2, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही होंगी वो सरफेस को कट कर रहे होंगे, तो कितना फ्लक्स होगा। ओके, सबसे पहले सोचिए क्या इसमें गॉस लॉ डायरेक्टली लगाया जा सकता है? वन, ठीक है। ध्रुव ध्यान से देखिए, ये आपसे ओके ओके गुड प्रशांत, वेरी गुड, सही आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, सही, बहुत सही बहुत सही, यस करेक्ट आंसर। तो यू कैन सी हियर दैट हम इसमें गॉस लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए हमें वी नीड ए क्लोज सरफेस। तो हम एक इमेजिन करेंगे कि एक क्यूब बना दिया अपनी तरफ से, इमेजिनरी क्यूब बना दिया। जब हम क्यूब बनाएंगे तो क्या ये चार्ज बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएगा? यस, ओके बोलिए, ये चार्ज जो रखा गया है बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएगा। तो अगर मैं पूछूंगा इस टोटल क्यूब को जो कि आपने इमेजिन किया है, इस टोटल क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ। और एक सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? तो 5, क्योंकि ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा गया है, d by 2 पे, सॉरी a by 2 पे, तो दिस इज एट द सेंटर। तो क्या मैं इसको टोटल 6 5 इज इक्वल क्यू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? तो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू वन सरफेस? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और यही क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। हिंट ये था कि बिल्कुल सेंटर में, तो एक सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब का, जिन्होंने ए आंसर दिया है कुछ लोगों ने, तो ए आंसर है उसके लिए टोटल क्यूब के लिए ना, इट्स नॉट सी। तो किसी हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ लोगों ने सी दिया, सी नहीं पॉसिबल है, हो सकता है 4 साइड की बजाय 6 साइड की बजाय 4 साइड ले लिया। ठीक है, ओके, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये और है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, ये ध्यान दीजिए। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ बनवाया था क्या? याद करिए, हॉलो का ग्राफ, सॉलिड का ग्राफ याद है, बनाया था क्या आपको? याद है ना सारा ग्राफ? हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे जाएगा, सॉलिड का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे जाएगा, वो सारे ग्राफ आई होप याद होंगे आपको। यस सर। तो अब उसी पैटर्न पे कुछ देखते हुए फ्लक्स गॉस लॉ वगैरह लगा के इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। Two concentric conducting spherical cells A, दो spherical cell आर बी मोर देन आर, यानी बी बड़ा है ये छोटा है, चार्ज किया है क्यू ए क्यू बी से। कह रहा है क्यू बी का अमाउंट बड़ा है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव वाले चार्ज का, तो वो बड़ा आ रहा है। ठीक है, ओके 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 प्रशांत, ग्रेट, वेरी गुड। प्रशांत कैसे किया है? वेल फॉर्मूले से किया या गॉस लॉ लगाया, कैसे किया? व्हाट लॉजिक यू अप्लाइड, बताइए मुझे, मैं जानना चाह रहा हूँ। सर गॉस लॉ। गॉस लॉ से, ठीक। मैं अभी और आंसर आने दीजिए, तो आप ही से इसका एक्सप्लेनेशन पूछूंगा और आपको बताना है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके महक, वेरी गुड, संजना, साहिल, ग्रेट, ठीक, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए प्रशांत बताना कैसे किया जरा, और लोग सुन ले जिन लोग नहीं कर पाए थे। बताइए प्रशांत। एक तो मैं थोड़ा हेल्प कर दूं आपकी, 2 स्फेयर्स हैं, शर्मा क्यों रहो भाई, बता दो, कोई देख थोड़ी है तुमको, आ रहे हैं ये सब, तो आपको मौका मिल रहा है दूसरों को बताने का, समझाने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। ठीक है, अंदर वाले पे क्यू ए दे दिया है और बाहर वाले पे कितना दे दिया है? माइनस क्यू बी, यानी बाहर वाला अंदर की तरफ है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस छोटे वाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? छोटे वाले के अंदर, आरे के अंदर
जिन लोगों ने आंसर दिया है दे आर गुड, जिन्होंने नहीं दिया है, जो दिए वो भी बोले प्लीज। छोटे वाले स्फीयर के अंदर यहाँ पे अगर बात करूं मैं, इस पॉइंट की बात करूं, इफ आई विल आस्क हियर, इट इज जीरो देयर और नॉन जीरो? जीरो, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी जीरो। इसका मतलब अब आपके पास देखिए दो ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए ना। कौन कौन सा ऑप्शन गायब हो गए जरा बताना? बी वाला और सी वाला तो ऑप्शन देख के गायब हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि सर इसमें सेंटर से लेके यहाँ तक आर ए तक, यानी जीरो से लेके आर ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नीचे, और यहाँ पे सर जीरो नहीं है, खत्म। सी और बी और सी तो ऐसे ही खत्म हो गए। ओके ठीक, अब हम जरा यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पे जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम गॉस लॉ लगाएंगे, इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, और इस सरफेस का डिस्टेंस मान लेता हूं कुछ भी x मान लेता हूं। तो अभी मैंने पीछे देखा था phi इज इक्वल टू क्यू, कौन सा क्यू लूं, क्यू ए क्यू बी? व्हाट क्यू ए क्यू बी क्या लूं, जल्दी बताइए। QA। क्यू ए, बिकॉज गॉस लॉ में क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स को क्या मैं E इंटू 4πx² लिख सकता हूं। बिल्कुल पहले स्लाइड पे भी दिखाया था कि किसी क्लोज सरफेस पे जो सेंटर से चार्ज रख के बाहर आ रहा है, दैट इज E इंटू 4πx², और ये आ गया क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे क्या मिल रहा है, क्यू ए अपॉन 4πε0 x²। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रही, पॉजिटिव का मतलब बाहर की तरफ या नेगेटिव, अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। तो अब तुम ये बताओ ग्राफ जो बनेगा इस वाले पार्ट में, यानी आर ए से लेके आरबी के बीच में, वो ग्राफ पॉजिटिव साइड बनेगा कि नेगेटिव साइड बनेगा? सभी बताएं। पॉजिटिव, बाहर की तरफ बनेगा अंदर की तरफ? हाँ जी बताइए। और जैसे ही आप आर ए पे पहुंचेंगे, इस वाले सरफेस पे, आर ए मतलब इनर वाले सरफेस के एट आर ए, यानी ऑन द सरफेस ऑफ इनर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू ए अपॉन आर ए का स्क्वायर हो जाएगा? बोलो भाई। और जैसे जैसे आप बाहर आएंगे इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो कौन सा ग्राफ लग रहा है देख के? ये वाला, कि अंदर जीरो, अचानक से वैल्यू बढ़ी और फिर वो घटने लगी। आप कहां पहुंच गए? आरबी पे। देखिए यहाँ पे शुरू किया, आर ए था, अब बाहर, यानी बाहर वाले इस वाले सरफेस पे आ गए। अब हम आपसे पूछे कि भाई जरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना बाहर। ठीक है, तो ये तो आपने यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी गॉस सरफेस बनाएंगे, और अब इस पे लगाएंगे जरा, इस बाहर वाले सरफेस पे आप लगाइए जरा गॉस थ्योरम, बाहर वाले पे। तो phi इज इक्वल टू क्यू इन। अब अंदर दो चार्जेस है, क्यू ए माइनस क्यू बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। phi क्या होगा? E इंटू 4πx मान लेते हैं, क्यू ए माइनस क्यू बी। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यू बी ज्यादा है, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जब हम बाहर वाले स्फीयर से बाहर निकलेंगे, बड़े वाले स्फीयर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव में आ रही, मतलब अंदर की तरफ आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बन जाए। इन सारी बातों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इन सारी बातों को इकट्ठा करने के बाद? विच ऑप्शन इज विजिबल? फर्स्ट वन। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिए कैसे हो रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या इन सारी बातों को देखने के बाद? ओके, तो ये था हमारा गॉस लॉ का आखिरी क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो मुझे, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप मुझे बताएं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और ये कैसे फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है, कंजर्वेटिव के लिए होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? 11th क्लास का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने के लिए पोटेंशियल एनर्जी बहुत जरूरी चीज है। जी बताइए, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? कोई फॉर्मूला याद है तो बताओ। चलो बताओ भाई, पोटेंशियल एनर्जी याद है किसी को? यस सर। बताओ, फिर शर्मा क्यों रहो? जस्ट टेल। U इज इक्वल टू mgh। ये तो आपने जो बताया mgh, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप बता रही है, वो भी मतलब ग्राउंड से जब आप ऊपर आते हैं। मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी जनरल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर भी तो होता है स्प्रिंग के अंदर, हाफ के एक्स स्क्वायर भी तो होता है कि नहीं स्प्रिंग में? यस सर। तो हम आपसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम का नाम सुना है?
दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है भाई, पार्टिसिपेट करिए, इस तरह वन वे नहीं चलना चाहिए। कम से कम जिन लोग को आता है वो बताए, जिनको नहीं आ रहा वो सुने चैट करके। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि किसी सिस्टम पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, कई सारे फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है, तो वो सारे फोर्सेस मिलके कुछ वर्क कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ओके, पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो। तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलता है क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही होता है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम? Yes, sir. एक तो ये होता है वर्क। तो आप बहुत बार नीट के क्वेश्चन वगैरह में पूछता है बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे मैं नीट का क्वेश्चन, मैं 2019 का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। जैसे उसने बोला नीट के क्वेश्चन में कि भाई एक बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप मतलब, और उसको कितना हाइट से ड्रॉप किया है। वैसे नीट 2021 कह रहा हूँ, सॉरी 2019 का प्रॉब्लम है। कह रहा है कि मैं उसको 20 मीटर से ड्रॉप किया हूँ, और ये जमीन पे जब टकरा रहा है तो ये 18 मीटर से टकरा रहा है, 18 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए कि मैं ये क्वेश्चन कंसेप्ट बहुत जरूरी है उसको जानने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद 18 मीटर पर सेकंड। तो कहता है फाइंड वर्क बाय एयर ड्रैग। जो एयर का ड्रैग है या एयर का रेजिस्टेंस है, हवा, तो उसका वर्क डन कितना होगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन है, अगर आप बता सकते तो बताइए, वरना मैं तो बताने जा रहा हूँ। एनीवन नोज द फॉर्मूला, दिस इज योर नीट एग्जाम क्वेश्चन। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का जहां सपना देख रहे हैं, वो उसी एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रश्न है, वहीं से सवाल आया है। ड्रॉप किया 20 मीटर से और गिरा है। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले मैं देता हूं 30-40 सेकंड, 1 मिनट चेक करूं आप कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कह रहा फाइंड द वर्क डन बाय एयर ड्रैग, और इसका मास बेसिकली दे रखा है, मास हमको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम, मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 किलोग्राम। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए क्या करना है। तो बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, अगर हम इस बॉल को देखें तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर। एक तो नीचे से ग्रेविटी, और एयर का ड्रैग उसको ऊपर लग रहा होगा ना, मैं मान लेता हूं ऐसे लग रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाएं इसमें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के, जो कि कहता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। यस, एक आंसर आ रहा है कितना, 9 जूल आ रहा है, ठीक है। प्लस में या माइनस में ध्रुव? सर माइनस में। माइनस में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे, ठीक। चलो मैं देखता हूँ, तो कितने फोर्सेस हैं यहाँ पे, 2 फोर्स। एक तो ग्रेविटी का वर्क होगा प्लस एयर का वर्क होगा, जिसको एफ मान लो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू मास इंटू 18 का स्क्वायर, और इनिशियली रेस्ट पे, तो क्या 0 लिख दूं काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ठीक। ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, नीचे आएगा, ग्रेविटी का वर्क होगा mgh, पॉजिटिव साइड में, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, mgh प्लस वर्क डन बाय एयर फोर्स। अब इसकी वैल्यू, m की वैल्यू 1, g की जगह 10, h की जगह रख दिया 20, प्लस वर्क डन बाय f इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ m 18 का स्क्वायर। कितना आ रहा है जरा बताना wf। तो 200 प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 18 इंटू 9, हाउ मच, 18 का स्क्वायर है अपॉन 9 अपॉन 2, कितना आ रहा भाई, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 60, 162 आ रहा है क्या? हाँ जी बताइए, 162 आ रहा है। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ रहा है दैट इज इक्वल टू 162 माइनस 200, हाउ मच, माइनस 38 जूल आ रहा है। समझे क्या प्रॉब्लम? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो किसी भी सिचुएशन में अगर आपको इस तरह का कोई केस दिया हो, तो यू कैन सिंपली अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का वर्क जो है वो डेल्टा के बराबर होगा। आपने पहचाना कितने फोर्सेस हैं, 2 फोर्स हैं, ग्रेविटी का वर्क निकाल लिया mgh, और फिर इक्वेट किया तो हमें मिल गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स या एयर का ड्रैग, एयर का फ्रिक्शन। माइनस में आ रहा है, माइनस में आना भी चाहिए, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ।
तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द वर्क डन टू बी नेगेटिव। एक तो ये लॉ है। अच्छा हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? बताइए प्लीज, समझे क्या तुम इसको? ठीक है, Yes. ये आपके Yes, एग्जाम का sir. क्वेश्चन। अच्छा अब एक तो इंपॉर्टेंट थ्योरम आप पढ़ते हैं 11th में, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम आप पढ़ते हैं विच इज पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो वहां पे होता है कि दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होता है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। किसी को याद है कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? एनीवन? यस सर। बताइए जल्दी, किसको बोलते हैं सर कंजर्वेटिव जब फोर्स? बिफोर और आफ्टर, हाँ बोलिए, जब बिफोर और आफ्टर। सर बिफोर और आफ्टर करने पर वो इक्वलाइन की वैल्यूज। क्या चीज, किस चीज की वैल्यू, मतलब किस चीज की वैल्यू है बराबर इक्वल? व्हाट थिंग? वैल्यू बिल्कुल से आप बोल रहे हैं कि वैल्यू इक्वल है, लेकिन वो कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू इक्वल आएगी? बताइए, कहां चुप हो गए? वर्क की, वर्क डन। देखिए बेसिकली वर्क का फॉर्मूला पढ़े ना 11th में, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है फोर्स पे भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। आप जो है कभी कभी वर्क को ऐसे भी लिखते हैं एफ डॉट ds। ठीक, फोर्स अगर वेरिएबल फोर्स है हर पॉइंट पे तो आप इसको इस तरह निकलते हैं, और टोटल वर्क निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करते हैं। मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूं वर्क इस तरह निकालते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जिसका वर्क डन, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे, यानी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी भी पाथ पे जाओ, कैसे भी जाओ, आपको हमेशा वर्क की वैल्यू क्या मिले, सेम। ऐसे वर्क को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, यानी द वर्क डन, जैसे उन्होंने बोला ना इनिशियल फाइनल सेम है, वर्क डन विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। या आप बोल सकते हो वर्क डन विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ। एक ऐसा वर्क फोर्स जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। आप किसी भी पाथ से जाइए, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट द सेम थिंग। ओनली फॉर वर्क डन विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, यानी कि अगर आप इस पे घूम के वापस वहीं आ गए तो टोटल वर्क डन कितना होगा जरा बताना? इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? जीरो। यस एग्जैक्टली जीरो, क्योंकि भाई उसने कंजर्वेटिव फोर्स को ऐसा लगेगा कि जैसे उसका पॉइंट सेम है, तो चला ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो ऐसे केस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पे क्या मैं W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 लिख सकता हूँ? किसके लिए? कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे। ऐसी चीज के लिए डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कंजर्वेटिव। एक और इंपॉर्टेंट लॉ लिखने जा रहा हूं 11th क्लास से रिवाइज करा के। जैसे एक वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बहुत ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कहां से आता है, कैसे आता है? ये 11th क्लास की चीज है, हमारे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है इस चीज को डिस्कस करने में। जैसे मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम सीधा लिखवा दिया है, उसको डिराइव तो कराया नहीं कहां से है, उसका एप्लीकेशन बताया। अब उसी तरह मैं इसका एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं कि चेंज इन, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहां है, उसको हटा के आप कहीं और लेके चले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस साइन के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, याद रखिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। दो इंपॉर्टेंट लॉ है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन जो कि पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करता है। काइनेटिक, अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम में किसका वर्क होता है? ऑल फोर्सेस का। और इसमें किसका वर्क है? ऑल फोर्सेस का। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ आप किसका वर्क लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के नहीं लिए। विच वर्क? जब आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो किसका वर्क लेंगे? टोटल फोर्सेस का या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का? कंजर्वेटिव फोर्स। जी, तो अब ये अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो डेल्टा के जो होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है। ये स्लाइड नोट कर लिया क्या आपने? आगे बढ़ सकता हूं? Yes. ओके ठीक। और डेल्टा यू क्या है भाई जरा बताना? पहले तो माइनस वर्क डन बाय, इसको याद रखिएगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। ठीक है,
अब हम जो है एक एक्सप्रेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बता सकता है कोई? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके वेरी गुड, एक तो ग्रेविटेशन हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव है, तभी तो हम पढ़ने जा रहे हैं ना। और तीसरा है स्प्रिंग में जो पढ़ते हैं, स्प्रिंग फोर्स हाफ, अभी आप एसएचएम में पढ़ के आए थे, F=-kx, स्प्रिंग वाला फोर्स, वो भी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल। तो वी आर गोइंग, इसीलिए आपने देखिए जो एमजीएच बोला था, किसने बोला था, महक ने, तो हमने ग्रेविटेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाला क्योंकि ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव है। अब हम निकालने जा रहे हैं हाफ की एक्स स्क्वायर, आप निकालते हैं स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी, याद आ रहा है क्या ये वाला हाफ की एक्स स्क्वायर? ये किसके लिए निकालते हैं? क्योंकि वो भी कंजर्वेटिव है। इसी तरह नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर चार्जेस। तो मैं इसको कंप्लीट डिराइव नहीं कराऊंगा बिकॉज डेरिवेशन लंबा है और आपके काम का भी। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q1, दूसरा Q2, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं R1, ठीक है। अगर इस चार्ज, एक चार्ज को मान लेते फिक्स कर दिया, इसको उठा के मैं यहां ले आया और अब डिस्टेंस बना दिया R2, तो बहुत जाहिर सी बात है कि ये Q1 Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। अब ये बताइए वो फोर्स जो लगा रहे हैं कंजर्वेटिव है क्या? कंजर्वेटिव है? यस सर। वो कुछ जब आप इसको आगे पीछे करेंगे तो वर्क डन भी होगा, ठीक है, वर्क डन होगा कि नहीं, बोलो, वर्क डन होगा। तो अब मैं क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं जो लिखा है मैंने? यस सर। यस, एम ए ऑडिबल? यस सर। अच्छा हाँ ठीक है, बीच में थोड़ा सा नेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था। आवाज आ रही ना मेरी क्लियरली? बिल्कुल यस सर। ठीक है। तो अब देखिए मैं अभी इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई करने जा रहा हूँ, जो ये वाला कंसेप्ट है। तो अगर हम ये मान लें कि जब ये पॉइंट नंबर, इसको मैं मान लेता हूँ R1 पे जो इसका लोकेशन है वो U1 मान लेते, यहाँ पे इसकी एनर्जी U1 और यहाँ पे इसकी एनर्जी U2 मान ले। तो हम क्या ये U2 माइनस U1 को माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हैं? ठीक है, मैं डिराइव कराने नहीं जा रहा हूं, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। और वर्क होता है क्या बेसिकली? वर्क को मैं लिख सकता हूं, इसको वर्क डन को F.dr, और F की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस साइन कैरी करते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर dr। ये वर्क का फॉर्मूला, वर्क होता है ना, वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसको मैं फिर इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से, R1 से R2। डरिए मत, हम इंटीग्रेट करने नहीं जा रहे हैं अभी, आपको बस मैं दिखा रहा था कि जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं आएगा कैसे। कुछ आइडिया हुआ फॉर्मूला कहां से आने जा रहा है? डेल्टा यू माइनस वर्क डन निकाला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है क्या? आर यू सीइंग द डेरिवेशन? यस सर। अब ये सब कुछ करने के बाद जो फॉर्मूला फाइनल हमें मिलेगा वो आपके काम की चीज है। ये कंसेप्ट है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस WC। टू सेव द टाइम आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली दैट U2 माइनस U1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ब्रैकेट में 1 बाई फाइनल पोजीशन माइनस 1 बाई इनिशियल पोजीशन। इसको प्लीज याद कर लीजिए, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ टू चार्जेस। ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ द टू चार्जेस। U2 माइनस, बहुत आसान है, 1/2। अगर देखें यहाँ 2 पहले तो यहाँ भी 2, यहाँ 1 बाद में, यहाँ 1 में, K Q1 Q2 अपॉन 1/R। क्या आपको इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे वो समझ में आया? हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करने जा रहा हूं मैंने बस ये दिखा दिया कि यहां से कैसे ये पहुंचेंगे, ये दिखा दिया।
अगर चार्ज को हम एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। समझ में आया क्या भाई ये बात? यस सर। ठीक है, अब हम जो है एक और इसमें एक एडिशन करने जा रहे हैं कि हम ये माने कि चार्ज का रेफरेंस क्या है। जैसे जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो ग्राउंड से हाइट कहां से मेजर करते हैं? हाइट कहां से मेजर करते हैं? ग्राउंड से, ठीक है ना? हाइट तो ग्राउंड का हाइट कितना मानते हैं? 0 मानते हैं क्या ग्राउंड का हाइट? 0। Yes. तो और ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी कितना मानते हैं? ग्राउंड का 0 मानते हैं क्या? तो Yes. ग्राउंड पे आप बोलते हैं कि हाइट भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, और यहाँ पे आप लिखते हैं कि इसका हाइट जो h है और पोटेंशियल एनर्जी कितना mgh। ठीक है, इसी तरह हम चार्ज का जो ग्राउंड मानेंगे, जो रेफरेंस मानेंगे, वो इन्फिनिटी पे मानेंगे, और इन्फिनिटी पे हम ये मानेंगे कि चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। दिस इज अजम्पशन, ये हमारा अजम्पशन है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है कि जब चार्जेस इन्फिनिटी पे है तो उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी 0। अब इस अजम्पशन के, और ये हमारा मान लिया चार्ज डिस्टेंस है r, r1 को मैं r के बराबर मान लिया, तो फॉर्मूला लगा के देखो जरा, 1/r2 माइनस 1/r1। अगर मैं r2 की जगह इन्फिनिटी रख दूं तो देखो क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, 1/∞ माइनस 1/r1, और u2 क्या रहता है? 0 माइनस r1। अच्छा, 1/∞ कितना होता है? अगर हम किसी नंबर को इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करें तो हाउ मच विल बी दैट? कितना होगा? बोलना जरा। इफ आई विल, यस, आवाज नहीं आई आपकी, आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स। जीरो, बिल्कुल 0। तो ये वाला टर्म क्या हो गया? 0। ठीक है, तो मुझे मिल गया ब्रैकेट में 0 माइनस 1/r, तो माइनस 1/r। r1 की जगह मैं r लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने r1 को r माना, डिस्टेंस को r1 को r मान लिया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ का। आई कैन कैंसिल दिस माइनस, ये माइनस गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? k q1 q2/r लिख सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो चार्जेस का डिस्टेंस किसी r डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ की तरह लग रहा है क्या? कूलम्स लॉ में क्या, F = k q1 q2/r² है, यहां से आपने r² से कम कर दिया, यू गेट r। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। आपने इन्फिनिटी पे क्या माना है? पोटेंशियल एनर्जी 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, k q1 q2/r, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। अच्छा, q1 की एक चीज और रखना है, q1 q2 को साइन के साथ रखना है। जितनी भी वैल्यूज आप रखेंगे विद साइन, अगर पॉजिटिव है तो प्लस रखेंगे, नेगेटिव है तो माइनस रखेंगे, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास, जैसे हमने जब एक चीज देखी, सिमिलैरिटी देखी, जब फोर्स डिफाइन किया था हमने, तो कूलम्स लॉ डिफाइन किया था k q1 q2/r²। यहां से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज था क्या? तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया था, k q1 aq/r² बन गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज k q/r² बन गया था, यही था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब इसी तरह मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है k q1 q2/r। तो एक नया टर्म आएगा क्या? पोटेंशियल। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स किसके बीच में लगता था भाई? दो चार्जेस के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज। जी बताइए, है फोर्स किसके बीच में लगता था? दो गिवन चार्जेस के बीच में। तो पोटेंशियल एनर्जी भी किसके बीच में लगता है, एग्जिस्ट करता है? बोलो ना, दो गिवन चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकालते थे? ड्यू टू अ सिंगल सोर्स चार्ज, कि भाई इससे, है ना? यस सर। इसी तरह अगर एक टर्म आता है कि जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, ये डेरिवेटिव डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
पोटेंशियल कि हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन किए थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइन किया था हमने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स को चार्ज गिवन चार्ज से डिफाइन करते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हमने डिफाइन कर दिया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा वी से इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। समझ में आई क्या बात, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर Yes, यूनिट sir. चार्ज, पोटेंशियल क्या, ठीक। तो जो मैंने जैसे फोर्स के फॉर्मूले में दोनों चार्ज आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कौन आता है, सोर्स चार्ज या दोनों चार्ज, सोर्स, है ना। तो इसी तरह जब हम कहेंगे कि बताओ इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, यानी जब मैं दूसरा चार्ज यहां पे लाके रखूंगा पी पॉइंट पे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो हम उसको डिफाइन करते हैं एनर्जी बाई चार्ज से। कौन सा चार्ज जो लाएंगे। तो क्या ये हमारा फॉर्मूला, इसको मैं Q1 मान लेता हूं और Q मान लेता हूं, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको मैं टेस्ट चार्ज मान लेता हूं, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। समझ में आया क्या, क्या कुछ सिमिलरिटी मिल रही इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल के साथ और फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो आई कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज potential energy per यूनिट चार्ज। बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि पूरा कैपेसिटेंस इसी पे बेस्ड है। कैपेसिटेंस अगर ये नहीं समझा तो कैपेसिटेंस गायब हो जाएगा, फिर रोएंगे हम नहीं जानते। तो क्या डेल्टा यू को हम क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं, बोलिए। यानी अगर हमको एनर्जी दिया है पोटेंशियल निकालना है तो डिवाइड बाय द गिवन चार्ज, और अगर पोटेंशियल दिया है एनर्जी पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय द गिवन चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू1 क्यू2 बाई आर। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई जैसे बिकॉज एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो इस पोटेंशियल भी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई वेक्टर का कंसेप्ट खेल नहीं है। ठीक है, समझे क्या इतना आप? यस सर। ओके ठीक, एक क्वेश्चन दे रहा हूं जरूर बताओ। हमने कहा भाई यहाँ पे दो चार्जेस रखे हैं, एक रख दिया मैंने 10 कूलम का, दूसरा रख दिया मैंने 5 कूलम का, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने कर दिया फॉर एग्जांपल लेट मी टेक इट 2 मीटर, ये -5 कूलम है, और ये डिस्टेंस कर दिया 1 मीटर। ए बी, क्वेश्चन में दे रहा हूं फाइंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 Q2, Q1 एंड Q2, एक पार्ट। दूसरा पार्ट है फाइंड पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2। ये क्वेश्चन है, अगर आप ये कर लेते हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल आप समझ गए बहुत शॉर्ट में।
Yes, anyone getting any idea from the question? Q1 Q2 के बीच का आप मुझे एग्जैक्ट के टर्म में आप आंसर दे सकते हैं, आप पूरा सॉल्व मत करिए, जस्ट के टर्म में दे दीजिए। के की जगह 9 × 10⁹ मत रखिए, डोंट पुट इट देयर। हाँ जी, किसी से हो पा रहा है? सॉल्व करें क्या हम? किसी का कोई आंसर आया के टर्म में? चलो फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R होगा, डिस्टेंस। के Q1 कितना 10, Q2 कितना -5 और R कितना है 2 + 1 3 रख दिया क्या? तो हाउ मच? -50 K/3 जूल। बस इतना ही करना था, के की वैल्यू 9 × 10⁹ रख दीजिए। इतना नहीं हो पा रहा था? अच्छा, पोटेंशियल एट सी बोल रहा है, तो जैसे आपसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाते थे तो पोटेंशियल ए भी कुछ पोटेंशियल सी पे प्रोड्यूस करेगा और बी भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा सी पे। तो क्या मैं पोटेंशियल एट सी को लिख सकता हूं पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी। अब ये स्केलर है तो क्या इसमें मुझे डायरेक्शन देखने की जरूरत है क्या? बताओ भाई, जरूरत है? नो सर। नहीं। पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू, क्या मैं इसको के Q1 अपॉन 2 लिख सकता हूं? प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी को क्या के Q2 अपॉन 1 लिख सकता हूं, क्योंकि डिस्टेंस पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2/R। Q1 कितना है मेरे पास 10, तो K × 10 अपॉन 2 प्लस के Q2 कितना -5 अपॉन 1, कितना आंसर? हाउ मच? 5K प्लस -5K, हाउ मच? 0 आ रहा है क्या? Yes, It sir. means the net potential at C will be 0. पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पे C पे। आई होप आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं पर यूनिट चार्ज के Q1, जितने चार्जेस दिए हुए सबकी वजह से निकालेंगे। ठीक है? यस सर। ओके, चलिए अब आपसे एक और क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? आगे चलूं मैं, एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। चले आगे? यस सर। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं एक रिंग दिया और उस रिंग पे फॉर एग्जांपल उसका रेडियस मैं दे दूं 3 मीटर और उसका एक्सिस मैंने बना दिया ऐसे कुछ, लेट मी टेक रेडियस, उसका रिंग का रेडियस है 3 मीटर का रिंग है और उसके एक्सिस से मैं आपसे कह रहा हूं 4 मीटर की दूरी पे पॉइंट ए पे, और रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो मैं मान लेता हूं 10 कूलम का है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पॉइंट ए पे बताओ क्या होगा पोटेंशियल एट बी। आप क्वेश्चन में समझा दो आपको। यू हैव गॉट अ रिंग, एक रिंग इस तरह से है, ये चारों तरफ उसके चार्ज है, लाइक सामने से देखिए रिंग है, मेरे पास कुछ है नहीं फिलहाल, समझाने के लिए दूर जाना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक डब्बा पड़ा है, डब्बे से समझाता हूँ। ये रिंग है, सामने से इस पे पूरा चार्ज दे दिया, कह रहा है कि यहाँ पे इसका रेडियस 3 मीटर है, तो यहाँ इस पे एक्सिस पे इस पॉइंट पे बताओ क्या होगा। मतलब ये रेडियस है 3 और ये डिस्टेंस है 4, यानी ये टोटल कितना होगा आप उसको कैलकुलेट करिए और कहना है फाइंड द पोटेंशियल देयर एट ए ड्यू टू दिस रिंग। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते थे तो क्या हम छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट करते थे, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो इसमें भी क्या मुझे वही करना पड़ेगा, पहले छोटे छोटे पॉइंट्स लूंगा, हर पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा, फिर ऐड कर दूंगा। यस सर। ओके ठीक, तो ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करिए। तो ये रहा मेरे पास रिंग और यहां से मैंने, ये रहा सेंटर। अगर ये 3 है और ये 4 है और हमने यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लिया, मान लेते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ ले लेता हूं, बहुत छोटा सा चार्ज DQ।
तो ये वाला चार्ज यहाँ पे कुछ पोटेंशियल पैदा करेगा क्या? यस Yes, सर। sir. कितना होगा? के क्यू अपॉन आर। ये आर बता सकते कितना है पाइथागोरस से लगा के? कितना है? 5। 5। वेरी गुड। पाइथागोरस से हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, तो ये 5 आ जाएगा। तो मेरे पास मिल गया के स्मॉल चार्ज अपॉन 5। ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक पॉइंट यहां पे ले लूं और इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकालूं तो कितना आएगा? इसको भी डी क्यू मान सकता हूं। ये डिस्टेंस 5 आएगा क्या? यस तो सर। वो भी मुझे कितना डे के डी क्यू अपॉन 5 देगा। ठीक है। मैं एक और पॉइंट चूज कर लेता हूं यहां पे, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालूं तो ये डिस्टेंस भी 5 ही होगा क्या? समझिए, यस सर। रिंग के हर पॉइंट से डिस्टेंस 5 ही मीटर आएगा। यस सर। तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा? के डी क्यू अपॉन 5। अब आप ये देखिए, क्या हर पॉइंट में k/5 तो कॉमन है, और हम मुझे क्या करना है? डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू सब जोड़ते जोड़ते क्या मिलेगा मुझे? टोटल चार्ज मिल जाएगा क्या? मैं अगर हर पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालूं तो मुझे दिख रहा है कि भाई डिस्टेंस सेम है और हर पॉइंट से मुझे यही, आर यू गेटिंग द पॉइंट ना? तो ये टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा क्या? यस सर। तो क्या मुझे के क्यू अपॉन 5 मिलेगा? सिंपल सी बात है, के क्यू अपॉन 5 आ गया। के क्यू की वैल्यू मुझे दी हुई है 10, तो आई कैन राइट इट के इंटू 10 अपॉन 5 विच कैन बी कॉल्ड एज 2k। पोटेंशियल यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। पोटेंशियल यूनिट वोल्ट, 2k वोल्ट। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, यहां पे अगर r है, सॉरी ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लूं एंड आई एम टेकिंग दिस एज r, तो क्या ये डिस्टेंस को मैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से? यस सर। क्यों? तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं लिख सकता हूं के अपॉन डिस्टेंस जो कि 5r आता इनटू टोटल चार्ज? याद रखिएगा, ये पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये। रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये। ठीक है, रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है ये। पोटेंशियल डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने 4 पार्ट में अभी तक लेक्चर को डिवाइड किया और हर पार्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं आपको वही पार्ट करा रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस पोटेंशियल मैं आपको, क्योंकि कैपेसिटेंस जो आप पढ़ेंगे ना, वो कैपेसिटेंस की बुनियाद है ये पोटेंशियल। यहां नहीं समझेंगे तो खत्म खेल, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो पोटेंशियल डिफाइन किया हमने, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल पॉइंट चार्ज से क्या है? के क्यू बाई आर, और स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली जोड़ देंगे। और अगर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन पोटेंशियल में हमको सीधा जोड़ना है, घटाना है, प्लस माइनस करना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। यस ठीक, आगे चले। यस सर। ओके ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन आने जा रहा है। ये देखिए, आपको हैरानी होगी इस क्वेश्चन को देख के कि ये अभी इस साल आपके जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। पढ़िए जरा क्वेश्चन। बहुत इजी, मतलब जस्ट यू कैन, यू विल बी, हंसी आ रही होगी अगर आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, तो यार इतना छोटा प्रॉब्लम पूछ लिया। करेक्ट सर्किट है, बैटरी से कनेक्ट किया है, पास किया 20 कूलम चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, मैं सर्किट बना देता हूँ। बैटरी आप जानते हैं, यहां से आपने कोई सर्किट लिया और बड़ा बनाता हूं मैं इस बैटरी को, और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ दूर दूर, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। पोटेंशियल कह रहा है मेंटेन 15 15 वोल्ट की बैटरी है, कह रहा है वर्क डन बाय बैटरी। इसको अगर मैं V2 मान लूं, इसको V1 मान लूं, तो यहां से कह रहा है क्यू अमाउंट का चार्ज अगर जाएगा तो उस चार्ज
को हम जब पास करेंगे तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। यस, वेरी गुड ध्रुव, सही आंसर है। प्रशांत वेरी गुड, सही आंसर है। 300 जूल इज द आंसर, वेरी गुड। तो हमें पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, पोटेंशियल, और वर्क पूछ रहा है। बेसिकली वर्क जो होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अभी हमने बताया डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, Yes, तो sir. इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। और जो बैटरी का फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह लग रहा है ना। तो इसमें Yes. सिंपली हो जाएगा क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या, कितना दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस, 15 का। ऑलरेडी उसने दे रखा है डेल्टा वी 15। चार्ज कितना पास किया, बैटरी ने 20। तो यानी जब बैटरी क्यू अमाउंट का चार्ज पास करता है तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, क्यू डेल्टा वी, विच इज हाउ मच, 300 जूल। तो आंसर कितना आ गया, 300 जूल। बहुत इजी प्रॉब्लम है, 300 जूल इज द आंसर, क्यू डेल्टा वी। ठीक है, समझिए क्या, द वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, क्यू डेल्टा वी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कराने जा रहा हूं इस उससे पहले मैं देख लूं। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं जरा। अगर हम आपसे ये बोले कि एक कॉर्नर पे मैंने 4 चार्जेस रख दिए, ए ए ए, और हर कॉर्नर पे मैंने चार्ज रखा है Q1 Q2 Q3 और Q4, और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, मैं पूछ रहा हूं। तो आपको इतना तो लॉजिकल देख रहा होगा कि एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। Yes. एक इंटरेक्शन होगा किससे, 1 और 3 के बीच में, एक होगा 1 और 4 के बीच में, इसी तरह 2 और 3 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस क्या है, के Q1 Q2 बाई R, ठीक है। तो अगर हम बोले कि व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 2 देन 1 3 देन 1 4 और कुछ, ठीक है। फिर 2 पे देखते हैं, फिर 2 किससे करेगा, 2 3 2 4 और 2 1, 2 1 तो यहां हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं 3 पे, 3 किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, 3 4 और किससे, 3 1, तो 3 1 तो यहां हो चुका है, और 3 2 भी यहां हो चुका है। समझ रहे क्या, पहले 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4। अब आते हैं 4 के साथ, 4 किसके साथ करेगा, 4 1, 4 किसके साथ है, 4 1, ये हो चुका है यहाँ पे। 1 4 का या 4 1 बात ही एक ही पड़ी। 4 2 भी हो चुका है क्या, Yes, sir. ठीक है। 2 4 है, 4 2, और कौन बचा, 4 3 भी हो चुका है, ठीक है। यानी यही बस इतना ही बचा, तो दिस इज माई आंसर। अब U12 को क्या लिख सकता हूं, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस प्लस के Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस प्लस के Q1 Q4 अपॉन डिस्टेंस। देख सकते हैं, इस तरह लिखेंगे, आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। जिसको कभी कभी बोलता है क्वेश्चन में बोलेगा एनर्जी टू असेंबल, यानी उनको पास लाने में जो एनर्जी चेंज होगा वही आपको देना पड़ेगा, जो एनर्जी रिक्वायर होगा। एनर्जी टू असेंबल दिस चार्ज सिस्टम, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ऐसे कुछ वर्ड होंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कुछ भी बोले, लैंग्वेज अलग अलग है, बट दिस इज गुड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। ओके, अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपको मैं धुआंधार क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, अभी जो हुआ समझ में आया कि नहीं सारी बात? Yes, sir. आ गया। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस या 2 से ज्यादा चार्जेस के बीच में, के Q1 Q2 बाई R, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस चार्ज है तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटीग्रेट करके निकालते थे एक एक पॉइंट से, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी वगैरह को भी इंटीग्रेट करके निकालें। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज U बाई Q, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आएगा, KQ बाई R। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने KQ अपॉन R स्क्वायर निकाला था। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन की,
सिंपल जोड़ना और घटाना है। चलो ये क्वेश्चन करो। एक स्क्वायर के कॉर्नर पे ये 4 चार्जेस रख दिए गए हैं। Find the relation between Q and Q, capital Q, small q, for which the potential at the center is 0. इन चारों चार्जेस की वजह से जो सेंटर का पोटेंशियल है वो 0 हो जाए, ये आपको बताना है। दो तीन क्वेश्चन और करेंगे। पोटेंशियल को मैं अगली क्लास में भी कंटिन्यू करूंगा, ये बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी। ध्रुव का 2 आ रहा है, साहिल का 3 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो आप इसको देखेंगे, कह रहा एक कॉर्नर बनाया चार्ज का, ऑप्शन 3, वेरी गुड। तो क्या है, -q, 2q और सेंटर पे। तो आप बता सकते हैं कि एक स्क्वायर के कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है। अगर इसको मैं a मान लूं, इसको a मान लूं, इसको a मान लूं, इसको a मान लूं, तो डिस्टेंस तो चारों का बराबर आएगा, नो मैटर वॉट एवर द डिस्टेंस। कितना होता है वैसे, a/√2 होता है। मैं कुछ भी मान लेता हूँ, डिस्टेंस r मान लेता हूँ, ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा कितना, वेरी गुड, सभी का 3 आ रहा है, लेट मी चेक। तो kq/r, पहले तो इसको 1 1 2 3 4, तो जो सेंटर पे पोटेंशियल आएगा दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू 1 at the center, potential at 2 due to center, plus potential at 3 due to center, plus potential at 4 due to center. अब 1 0 करना है तो मैं क्या करूंगा, -kq/r प्लस 2q से क्या होगा, 2 पे क्या -q है, तो इसको मैं -kq/r, 3 पे क्या है 2q प्लस के साथ, तो k 2q/r, डिस्टेंस तो सेम ही है, प्लस 4 पे क्या है 2 कैपिटल Q, तो k इंटू 2 कैपिटल Q/r। अब इसको कह रहा है 0 करना है, ठीक है, इसको 0 करना है। तो आप बता सकते हैं कि अगर मैं इसको देखूं तो k सब में कॉमन है, कैंसिल कर दूं क्या, और r भी सब में कॉमन है, तो मैं k/r को कॉमन ले लूं। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो ब्रैकेट में बचा -q प्लस 2q और प्लस 2q, और इसको करना है मुझे 0। तो हाउ मच, -q प्लस 2q बन गया मेरे पास q प्लस q, और बचा क्या प्लस 2q माइनस q, बचा गया प्लस q। इंटू k/r इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे 0 करना है, तो सिंपल सी बात है भाई, k/r तो 0 होगा नहीं, तो q प्लस q इक्वल टू 0। वेरी गुड, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पैटर्न पे, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें। यस सर। तो पोटेंशियल निकाला, उसको जो भी वैल्यू बोल रहा है इक्वेट किया और वैल्यू निकाले, डिस्टेंस सेम था, ठीक है। इसको जो है ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा और इसको मैच करेंगे कल हम अगली क्लास में। इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको कुछ, टाइम भी ओवर हो गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क करिएगा, हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब जो है मैं आपसे, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। और कह रहा है इक्विपोटेंशियल्स का मतलब होता है कि ये एक लाइन जो है, इस पूरे लाइन पे पोटेंशियल सेम है, मतलब आप समझ रहे हैं, इस पे जिस पे 10 वोल्ट लिखा है, मतलब उस पूरे लाइन पे आप कहीं भी जाएंगे
इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल का मतलब समझ रहे हैं कि हर इस लाइन या इस सरफेस या इस प्लेट के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एट एनी, तो अब इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करने कर की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल, इट मींस पोटेंशियल is same at every point। तो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को मैं ए से बी उठा के ले गया हूं 4 केसेस में। तो अब इसमें कह रहा है कि किस केस में क्या होगा, मिनिमम वर्क मैक्सिमम वर्क। ओके वाह ग्रेट, नीट का क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, एक 10 वोल्ट है। 2 आंसर आए हैं, 3 आंसर आए हैं मेरे पास सही। ओके 1 मोर आंसर, ठीक है बिल्कुल सही, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं देखिए ए से बी की बात करूं तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, है ना। देखिए नीट ना बिल्कुल बेसिक चीजों पे क्वेश्चन पूछता है, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है भाई। जितना आपको किताबों में मार्केट में मिलता है उससे बहुत बेसिक पूछता है। और डेल्टा यू वर्क के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जस्ट वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब कह रहा है ए से बी, ए पे कितना है, अगर मैं पहला केस देखूं ए बी वाला, पहला केस ए, तो ए पे कितना पोटेंशियल है भाई 10 और बी पे कितना 40, देख के लग रहा है। तो वर्क क्या होगा, Q इंटू 40 माइनस 10, हाउ मच, 30 आ गया क्या। बी वाले में देखो, बी का पोटेंशियल कितना है 40 वाले लाइन पे, और ए का कितना है 10। भाई उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे होंगे वो इक्वी पोटेंशियल है। तो 40 में से 10 30 आ गया, 30 क्यू हो गया क्या। अब आ जाओ तुम तीसरे फिगर में, पॉइंट नंबर बी का पोटेंशियल कितना है 40, पॉइंट नंबर ए का पोटेंशियल कितना है 10। उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे होंगे पोटेंशियल क्या होगा सेम। तो 40 में से 10 30 क्यू। अब चौथे फिगर में इक्विपोटेंशियल लाइन का शेप बदल दिया है, बी कितने पे 40 पे, ए कितने पे 10 पे, तो हाउ मच 40 माइनस 10 कितना 30। तो चारों में सबसे ज्यादा वर्क किसका रहा है, एवरीवन इज गिविंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन। अब आपको जो है मैं अगले क्लास में स्टार्ट करूंगा, जैसे हमने पढ़ा था व्हाट वी स्टडीड, क्या क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्फीयर। तो अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। बस आप देख लीजिए कि हम जिन जिन फिगर्स की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे वही सब हम पढ़ने जा रहे हैं, किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे हम किसका, वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर मेनली फॉर स्फीयर। और स्फीयर में वही हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, वो सारी चीजें होंगी। और दूसरा हम चार्ज शीट की वजह से पढ़ लेंगे, ठीक। नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे वो स्फीयर से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको स्फीयर पे ही फोकस कराऊंगा, ठीक है। एक रिलेशन डिराइव करके छोड़ देते हैं और कल हम उस पे क्वेश्चन रिलेशन। देखिए हमने ये देखा क्या कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी। यस सर। क्यू सॉरी माइनस नहीं लगेगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, ओके ठीक। फिर हमने ये भी देखा क्या डेल्टा यू जो होता है वो वर्क माइनस डब्ल्यू सी के बराबर होता है, देखा, ठीक है। अच्छा वर्क डन को क्या मैं एफ डॉट डी आर लिख सकता हूँ क्या, यस सर। ठीक। ऐसा करते हैं, इसको मैं डी के फॉर्म में ले चलता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क के बराबर, ठीक है। एक बिल्कुल डिफरेंशियल फॉर्म में टी यू इज इक्वल टू डीवी और डीवी, डीवी मतलब ठीक है इक्वल टू क्यू डीवी। अच्छा अगर हम ये मान लें कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं, ये मान लेते हैं चार्ज था क्यू, उसका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्या एफ इज इक्वल टू क्यू ही लिख सकता हूं, देखो भाई। तो क्या मैं इस एफ को क्यू ई डॉट डी आर
क्यू डी भी लिख सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्यू से क्यू कैंसिल, तो हमें क्या मिल रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग, ई डॉट डी आर का इज इक्वल टू डीवी माइनस डीवी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी। इसको इंटीग्रेट करते हैं जरा टोटल के लिए, तो क्या मुझे ये इंटीग्रेट होकर माइनस डीवी बन जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी, और डीवी को क्या मैं V2 माइनस V1 लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल पहला पोटेंशियल V1, दूसरा V2। यस सर। कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन में इधर लगा, इधर लेट मी, मैं ऐसा करता हूं, माइनस को इधर ले आता हूं, ई के साथ जाता हूं, ये ज्यादा आसान होगा। V2 माइनस V1, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ई डॉट डी आर, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसको नोट करिए, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डन सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कंसेप्ट पक्का हो जाए। हमने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2x स्क्वायर 20x स्क्वायर, ठीक है, या इसको मैं मान लेता हूं 30x स्क्वायर दे रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने एक चार्ज Q को मूव किया, मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। कह रहा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो कह रहा 1 और 3 के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैं सॉल्व कराता हूं, देखिए। तो अगर इलेक्ट्रिक, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन, ये हमेशा याद रखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी की जगह मैं लिख सकता हूं V2 माइनस V1। क्या लिख सकता हूं मैं, V2 माइनस V1। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, सर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं, अगर पोटेंशियल को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल। ये रट लो। अगर तुमको पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो डिफरेंशिएट कर दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल पूछ रहा है तो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस। अब तुम्हें एक्स दिया है तो किसके साथ मूवमेंट कर, एक्स के साथ, तो एक्स के साथ इंटीग्रेट कर दो। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, माइनस ई डी एक्स इज इक्वल टू V2 माइनस V1। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। बताओ क्या आ रहा है आंसर, टेल मी द आंसर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, पोटेंशियल मिलेगा। इंटीग्रेट करिए, क्या आंसर आ रहा है। कल इस फॉर्मूले को हम उठा के बहुत आगे तक जाएंगे, कंप्लीट करेंगे इस फॉर्मूले को। तो ई की जगह मैं रख दूं 30x स्क्वायर dx माइनस 1 से 3 V2 माइनस V1। जी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाउ मच, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, एक्स इंटीग्रेशन तो आता होगा ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर n+1 यानी 2 + 1 3 अपॉन n+1 यानी 2 + 1 3, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये बन जाएगा -30, एक्स क्यूब की जगह मैंने लिख दिया
एक्स क्यूब बाई 3 और इसमें लिमिट रखना है मुझे 1 से लेके 3 तक, ये बन जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 10 तो बचा माइनस 10x क्यूब 1 से 3। ओके, अब क्या करते हैं, आप लिमिट रखते हैं, x क्या 3 रखिए, क्या आएगा, टेन इंटू 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 या 27, अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं, x क्या 1 रखेंगे, 10 इंटू 1 का क्यूब 1। भाई देखिए, मैं अगर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता तो फिर आपको तो चैप्टर गड़बड़ होगा। तो कितना हो गया, 270 माइनस 10, हाउ मच, कितना आ रहा है भाई, व्हाट इज दैट, 260 माइनस 260, बाहर एक माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई माइनस 260 वोल्ट। तो कंक्लूजन ये है कि इफ यू आर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस, इफ यू आर गिवन पोटेंशियल तो द डिफरेंशिएशन विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको मैं ये लास्ट क्वेश्चन था, अगले क्लास से मिलते हैं। मैं बस आपको दिखा दूं कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा इस पे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, ये नोट कर लिएगा इंटीग्रेट। अच्छा, माइनस साइन का ख्याल रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों प्लस और माइनस दोनों का ऑप्शन देगा। यस ठीक है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो आप बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, क्या करेंगे, इंटीग्रेट की डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करके बताया आंसर क्या आ रहा है। और माइनस, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या 4x आ जाएगा, ये आ गया। और कितने में पूछ रहा है, 2, 0, 3, तो x की वैल्यू कितनी इसमें 2, तो इसमें रख दूंगा मैं -4 इंटू 2 विच इज -8। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर। अच्छा, डायरेक्शन भी लगाना है क्योंकि तो मेरे पास x दिया है तो x के लिए कौन सा डायरेक्शन होगा, आई कैप, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसके अलाउंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वाला, अगर y के लिए करेंगे तो j कैप आएगा, x के लिए करेंगे तो i कैप, और z के लिए करेंगे तो k कैप आएगा। लेकिन पोटेंशियल क्योंकि स्केलर है तो उसमें दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू। ओके, तो चलिए, दिस इज इनफ फॉर टुडे। कल हम पोटेंशियल लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कल क्लास में, उसके बाद वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस, ठीक है। ओके, इस टॉपिक को पढ़ के आइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड इवनिंग, ओके, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।